नमस्कार साथियों। मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित तीसरे सीजीएल के दूसरे शिफ्ट का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं और इस क्रम में पहले भाग में हम लोग कोई 25 प्रश्न करेंगे और फिर अगले भाग में बाकी के बचे हुए कुछ 25 से 30 प्रश्न होंगे जीएस के, वो हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। सवाल बहुत बेहतर पूछा है और बहुत ही आसान है। इससे हम लोग एक दो हिंट्स लेकर जाएंगे। पहला हिंट्स तो ये हो गया कि जब भी हम कोई 5 ईयर प्लान को देखें तो 5 ईयर प्लान को क्या करना है, सबसे पहला उनका टाइमलाइन यानी काल देख लेना है कि कब से कब तक, कब से कब तक वो 5 ईयर प्लान है। इससे जुड़ा हुआ पीछे याद कीजिए सवाल पूछा कि योजना अवकाश कब था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, इस तरीके के सवाल पूछ लिए गए। दूसरा, इस 5 ईयर प्लान को डिजाइन किसने किया, यानी कि इसके पीछे के जो अर्थशास्त्री हैं, इसके पीछे के जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन है। तो मॉडल का नाम पूछा, इसी का सवाल थोड़ा सा परिवर्तन लिया और क्या पूछा कि इस मॉडल को क्या कहते हैं। तीसरा सवाल हम लोग ये कह सकते हैं कि लक्ष्य पूछता है। लक्ष्य कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान या थर्ड 5 ईयर प्लान किस चीज को लेकर बनाया गया। इसी क्रम में जो दूसरा 5 ईयर प्लान है, दूसरा 5 ईयर प्लान ये महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि बंगाल के रहने वाले थे और भारत के जाने माने सांख्यिकी वेता थे, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उद्योगों को बढ़ावा देना। कहीं कहीं पर पीसी महालनोबिस के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिखा हुआ रहता है। तो इस सवाल ने हमें दो तीन बातों का हिंट दिया, उसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वायुदाब, समदाब, समान ताप, समताप, समान आर्द्रता, सम आर्द्र भी कहा जाता है। तो इस समान वायुदाब समदाब रेखा है, यानी मैप वर्क में ये सवाल पूछा जाता रहा है। स्पेशल कभी मैं जब आपके सामने मैप वर्क कराऊंगा तो आपको ये करना है। अगला सवाल है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन, जो कुछ समाज सुधार आंदोलन हुए थे, समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार, उसमें जितने भी प्रमुख आंदोलन है उन्हें ध्यान रखना है। पागलपंथी आंदोलन करमशाह के द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? भारत से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनको मानचित्र से देख लेते हैं, यहाँ ध्यान में रखना ही है। इस मानचित्र में थोड़ी सी परेशानी है, उस परेशानी को हम लोग पहले थोड़ा सा कवर कर लें। पहली परेशानी तो यह है कि ये मानचित्र, हालांकि मुझे इसे थोड़ा ठीक करके ही लाना चाहिए, ये हिस्सा तक भारत है, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। दूसरा, दूसरा जो यहाँ तक आपको पाकिस्तान नजर आता है वहाँ अफगानिस्तान भी है। दूसरा क्या है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो 160 किलोमीटर का है वो अफगानिस्तान के द्वारा ही है। ठीक है। तो भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 और चीन, सात, सात देश हैं जिसके साथ हमारा स्थलीय सीमा लगता है। ठीक है। और जब भी हम पड़ोसी देशों को देखें तो कुछ बात, जैसे उनकी राजधानी पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, म्यांमार, नेपिया, नेपाल काठमांडू, चीन बीजिंग, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, मालदीव माले, श्रीलंका कोलंबो। लेकिन जो प्रशासनिक है वो जयवर्धन पूरे कोट्टे है जो हाल फिलहाल बना है। साथ ही साथ इनकी करेंसीज हमें ध्यान में रखना है, सवाल के रूप में पूछा जाता रहा है। तो सात देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से लगे हैं, श्रीलंका और मालदीव वो जलीय सीमा से। चीन की राष्ट्रीय भाषा मंडैरिन है। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंडैरिन है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो गीतांजलि श्री, सैंड डोम ऑफ सैंड करके एक बुक आई थी, उनके लिए ये बुक है। गीतांजलि श्री को मिला था बुकर पुरस्कार। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की कौन की दिशा, तो देख लेते हैं। देखिए,
ये हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाया, ये हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाया। ये क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। सवाल ये पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में, तो घड़ी की सुई के अनुदिश, अगर ये दक्षिणी गोलार्ध होता तब इसका उत्तर क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत। और ये क्यों होता है, तो इसके पीछे का तथ्य है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, उस घूर्णन की वजह से हवाओं का जो दिशा बनता है, घूर्णन की वजह से जो हवाओं का दिशा बनता है, वो ये पूछा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर को बोला जाता है। ऐसे फलों में सबसे ज्यादा 50% फल जो बिहार में उत्पादन किए जाते हैं वो आम के होते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है, लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है। भागलपुर जर्दालू आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जर्दालू आम के लिए काफी प्रसिद्ध है। रोहतास चावल के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नालंदा सब्जी के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं आगे। वुड्स डिस्पैच या चार्ल्स वुड डिस्पैच भी बोलते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड्स डिस्पैच, ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1854 में शुरू हुआ था। शिक्षा सुधार को लेकर अंग्रेजी शिक्षा की बात कही जाती है, यहीं से शुरू हुई थी। और अंग्रेजी शिक्षा या ब्रिटिश एजुकेशन को लेकर यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, 3 विश्वविद्यालय भी यहाँ पर खोले। चलते हैं अगला प्रश्न। 2024 ईस्वी का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया, तो मैंने पहले भी आपसे बताकर रखा है कि जब भी कोई वैश्विक प्रतिस्पर्धा हो खेल की, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो, यानी राष्ट्रमंडल खेल, या फिर ओलंपिक या पैरालंपिक या फुटबॉल का विश्व कप या क्रिकेट का विश्व कप, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कब हुआ, वर्तमान में कब होने वाला है, और जो पीछे हो चुका है, दोनों स्थल को जानना चाहिए। भारत में उसका प्रदर्शन कितना है ये भी जानना चाहिए, ये सवाल आ सकता है। तो 2024 का जो ओलंपिक खेल है वो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। कमेंट में बताएं कि आगामी ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है। अगला है, कौन सा टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है, तो सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल 2022 में संभवतः उस समय सीएसके था, लेकिन सबसे 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा चेन्नई जीता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है, यानी कि वर्तमान की स्थिति यानी 2025 की स्थिति यही है कि अभी मुंबई इंडियंस और सीएसके दोनों बराबर बराबर रूप से आईपीएल टाइटल जीतने वाली टीम है। उस समय के हिसाब से सीएसके था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो भारतीय संविधान की मूल जिस समय लागू हुआ था, जिसमें अनुच्छेद की संख्या या फिर अनुसूची की संख्या और भाग कितने थे, और अलग अलग समय में इनमें कितने परिवर्तन हुए। जैसे उदाहरण के तौर पर 1951 जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और फिर 1951वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, उसमें 10वां जोड़ा गया। फिर आगे जाकर 11वां 73वें संविधान 72वें संविधान संशोधन, और 73वें संविधान संशोधन के साथ 12वां आगे हो सकता है, हम लोग इस पर ध्यान भी दें। तो 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राइट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन आया, तो अनुच्छेद में 19 जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 से 31 पर बात की गई, अनुच्छेद 15 पे बात की गई, और अनुसूची में 9वीं अनुसूची, अनुच्छेद और अनुसूची में अंतर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राज्यपाल, अगला प्रश्न है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो जब भी आप किसी राज्य के सवाल बनाने जाएं, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में जा रहे हैं, या फिर राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जा रहे हैं, या पुलिस की भर्ती से जा रहे हैं, सिपाही की भर्ती से जा रहे हैं, या तमाम परीक्षाओं के लिए जा रहे हैं, तो राज्यपाल जानना है, राज्य मंत्री परिषद जानना है ना, मुख्यमंत्री जानना है, साथ ही साथ क्या,
आपको हाई कोर्ट जानना है, विधान मंडल जानना है, ये सवाल आते हैं। इससे जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं वो जानना है ना, या फिर राज्यों में जो आप कह सकते हैं कानून महाधिवक्ता एक पद होता है वो जानना है। ये जो सवाल पूछा उसके परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 167 इसका उत्तर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, तो 1985 में दल बदल को लेकर 52वां संविधान संशोधन आया था। 1985 में 51वां या 52वां संविधान 1985 में आया था। 51वां संविधान संशोधन के तहत ही था, शायद देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन के तहत था। शुरुआत में 8 अनुसूची है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इस पे थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं। पहली अनुसूची से लेकर 8वीं अनुसूची ये मूल संविधान के साथ ही था, जिसके अलग अलग विषय हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, है ना, जो बाद में उर्दू, बाद में बोडो, मैथिली और डोगरी 20, 21, 22 एक ही साल जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। और अलग अलग अनुसूचियों की, जैसे पहले अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, दूसरी अनुसूची में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उसकी बात कही गई है, तीसरे में शपथ और प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य की राज्यसभा का, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति के लिए, छठी अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के लिए, सातवीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होते हैं उसके विषय, आठवीं अनुसूची में भाषा, नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून को लेकर, 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत, और 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम। ये इसके विषय हैं। आपको यह स्लाइड करके जाइए, यहाँ से एक दो सवाल आ ही जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत ही था। 1971 में दिसंबर 16 हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश जन्मा था। महान्यायवादी से जुड़ा हुआ सवाल है। भारत की महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वो भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये तो गलत है। वो भारत सरकार का विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, दूसरा सही है, लेकिन विकल्प नंबर ए सर सही होगा। महान्यायवादी से संबंधित बातों को थोड़ा देख लिया जाए। महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार और वकील है। संविधान के अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 इसके लिए है। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही इसकी योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 साल तक वो या तो जज रहे, या 10 साल तक वकील रहे, या प्रतिष्ठित न्यायविद रहे तो भी चलेगा। सरकार को कानूनी सलाह देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा। संसद में इसकी भूमिका अनुच्छेद 88 के तहत की जाती है। वो संसद सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का मतलब ये लोकसभा में भी, राज्यसभा में भाग ले सकता है, लेकिन वोट सिर्फ नहीं देगा। ठीक है। 2025 में आर वेंकट रमनी जो है वो अभी वर्तमान के कहा जा सकता है महान्यायवादी हैं। एमसी सीतलवाड़ पहले। ठीक है। राज्यों के केस में मुख्य वकील महान्यायवादी को माना जाता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य वकील होता है। राज्यों के केस में महाधिवक्ता एक पद होता है, महाधिवक्ता। तो राज्य के एग्जाम में जा रहे हैं तो महाधिवक्ता को जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। एनेक्साइटी जो शब्द है वो एनेक्सिटी यानी बेचैनी जिसका मतलब होता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सकल मूल्यवर्धन का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा आय कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ऐसा होता है। और रेलवे में भी जो माल, रेलवे में दो तरीके से पहला तो माल भाड़ा, और दूसरा जो है वो है माल भाड़ा, और दूसरा जो है आपको यात्री भाड़ा। तो माल भाड़ा
वो शुरू किया जाता है, सबसे ज्यादा वहां से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार। तो पंचायतों से संबंधित जितने भी कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व या पंचायतों की जो जितनी बातें हैं वो अनुच्छेद 243 में वर्णित है। 243 क ऑनवर्ड्स इसमें दिया हुआ है ना। और जो ये पर्टिकुलर बात किया जा रहा है वो अनुच्छेद 243 6 में होना चाहिए, 243 6 में होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था को पढ़कर जाइए, वहां से सवाल आता है। अगला है म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। आपके लिए सवाल है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, बताएं। अगला सवाल, अपसारी सीमा, इसका उत्तर होगा मध्य अटलांटिक कटक। जरा समझते हैं कि प्रश्न पहले पढ़ दूं, किसका यहाँ खाली स्थान से शुरू था, का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। और ये चार विकल्प है, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, वलन और अभिसारी सीमा। होता क्या है कि हमारे पृथ्वी के जितने भी स्थल वाले हिस्से हैं वो सभी के सभी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट या आपस में टकराव से बनते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उनकी तीन स्थिति बनती है, या तो कोई ए है या बी है, तो ए बी सामने टकराया तो जिससे ऊपर बाहर निकला, या ए नीचे रह गया और बी ऊपर गया, या फिर बी नीचे रह गया ए ऊपर गया। यहां पर बताया कि जो मध्य अटलांटिक है वो टकराने के बाद जो समान गति से दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराए और ऊपर की ओर बाहर निकले, तो ये एग्जाम्पल होता है अपसारी सीमा का। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋषि सुनक। ये उस समय के करंट अफेयर्स में काफी प्रसिद्ध नाम है। ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री थे। इनका संबंध भारत से है। भारत के एक प्रमुख व्यापारिक घराना है। इन्फोसिस के चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उनकी ये दामाद है। एन नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति, जो अभी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्यों में से एक है। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, अगला है पुस्तक अनफिनिश्ड मेमोयर की लेखिका कौन है। प्रियंका चोपड़ा जोनास। जोनास नाम क्या, प्रियंका चोपड़ा जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रही हैं, अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गई हैं, कोई कोई भारतीय प्रोजेक्ट में भी काम कर रही हैं अभी वर्तमान में। वहां के प्रमुख सिंगर से इन्होंने शादी की थी, उन्हीं की ये बायोग्राफी है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अगला है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। भारत के आसपास और थोड़ा एशियाटिक जो भी कंट्रीज है, कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। अस्ताना इसकी राजधानी। अगला प्रश्न, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और समाज कल्याण मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में जारी किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% रकम अदा करता है और स्टेट गवर्नमेंट 10% रकम अदा करता है। 15 अगस्त इसका उद्देश्य क्या था, पोषण युक्त आहार प्रदान। तो ये थे पहले सेगमेंट में BSCC के द्वारा आयोजित थर्ड CGL के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे और उसमें पहले 25 प्रश्नों को हमने देखा। अगले सेगमेंट में जब मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो बाकी के जो प्रश्न हैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जो सवाल मैं आपसे बनवाता हूं और जो सब क्वेश्चंस बनते हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में दें ताकि आपकी उपस्थिति का आभास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।